हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सॉल्यूशंस चैप्टर और हम इस कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं भाई सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है कोई सब्सटेंस का, जो हम किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखो आप, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि NaCl हमारा पोलर नेचर का होता है, इसलिए वो वाटर जो कि पोलर है उसमें सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की लिक्विड में डिपेंड करती है उसके प्रेशर पे। इसी को हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर सॉल्युबिलिटी S है, प्रेशर P है, तो S प्रोपोर्शनल टू P हो गया, S बराबर K इंटू P। K यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब सॉल्युबिलिटी आप जानते हैं भाई, बहुत सारी तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो जब हम इस सॉल्युबिलिटी को मेज़र करते हैं किसमें? मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो उस समय एक रिलेशन आता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, और प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। यहाँ पर जो KH है इसे बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जो हमने पीछे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पढ़ा था और हेनरी कांस्टेंट, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है, P बराबर KH इंटू एक्स, अगर इसको हम Y बराबर MX से कंपेयर करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। इस तरीके से ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर जो स्लोप है वो आएगा KH के बराबर, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। एक और हम इससे देख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है X, वो आप देखो P बराबर X बराबर P अपॉन KH होता है। इसका मतलब जो X है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप जानते हो कि जो वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज होती है, और अगर KH इंक्रीज होगा तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब इस हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए, जैसा आप जानते हो, एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन समर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोल्ड वाटर है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल हो जाएगी, इसलिए उसके अंदर जो रहने वाले स्पीसीज़ हैं दे विल फील कंफर्टेबल। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक कैन बी इंक्रीज बाई सीलिंग द बॉटल विद हाई प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ, जब कोल्ड ड्रिंक को हम सील करते हैं, उसको भरते हैं बॉटल में, तो अंडर हाई प्रेशर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा CO2 सॉल्युबल हो जाएगी। स्कूबा डाइवर्स कंटेन गैस टैंक। स्कूबा डाइवर्स जो गैस टैंक रखते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, भी गोताखोर बोलते हैं उसको हम, तो उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट करते हैं। किससे? O2 इज़ डाइल्यूटेड बाई हीलियम। उसके अंदर हीलियम 11.7%, N2 56.2%। देखो, इसका परसेंटेज याद करने का ट्रिक ये है कि N2 का मोलर मास 28 होता है, 28 को डबल करो तो 56 हो जाता है। O2 का परसेंटेज 32.1। इसका ट्रिक मन में ये रख लो भाई, O2 का मोलर मास 32 है तो यहाँ 32 तो शुरू में होगा ही होगा, ऐसे याद रख सकते हो। लिमिटेशन क्या है भाई? जो गैसेस जो है SO2, SO3, CO2, HCl, अमोनिया, H2S, ये जो पानी से साथ रिएक्ट कर जाती हैं वो हेनरी का लॉ फॉलो नहीं करती हैं। अब हम आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इसे राउल्ट्स लॉ भी बोलते हैं। इन ए 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पर भी 2 कंपोनेंट हैं, 2 लिक्विड प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख रहे हो आप? ये मान लीजिए एक कंपोनेंट का प्रेशर PA है तो प्रोपोर्शनल टू X से हो गया, तो PA बराबर PA0 X है। PA0 क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, और जो PA0 है वो वेपर प्रेशर है, क्या है? प्योर लिक्विड का, प्योर स्टेट का। ऐसे ही PB बराबर PB0 X भी हो गया। अब टोटल प्रेशर क्या होगा जानते हो? डाल्टन्स लॉ से भी दोनों को ऐड कर दिया, सम कर दिया, तो PA0 X प्लस PB0 X भी।
अब बात करते हैं कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में कंपोजिशन का ये फॉर्मूला आता है भाई, ये वाला जो वाई है यहाँ पर, ये इसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। तो पी ए प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, ऐसे वाई बी बराबर पी वी अपॉन पी टोटल। अब बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और सॉलिड जो है भी उसका तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, प्रेशर ऑफ सॉलिड बराबर जीरो। तो जब वो जीरो हम वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल प्रेशर जो है पी टोटल बराबर हो जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। यहाँ पर केवल सॉल्वेंट की टर्म रहेगी अब, क्योंकि सॉलिड वाला प्रेशर जो है वो जीरो हो गया। अब बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या है। तो आइडियल सोल्यूशन वो डिफाइन किए गए हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो राउल्ट्स लॉ। वहाँ डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा एच जीरो का मतलब दोनों को मिलाएंगे लिक्विड को तो वहाँ पर कोई एनर्जी, कोई हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। डेल्टा बी बराबर जीरो मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व बराबर वेपर प्रेशर कैलकुलेट। इसका मतलब क्या है भाई, एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू निकालते हैं ना आप, वो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड जहाँ पर राउल्ट्स लॉ का यूज़ करके निकालते हैं। कोहेसिव फोर्सेस बराबर एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच ऑपरेट होने वाले फोर्सेस। और एडहेसिव फोर्सेस हैं जो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट होते हैं। तो ये दोनों तरह के फोर्स जो हैं बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ना कोई हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। इसको इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया है कि लेट बी इज़ मोर वॉलेटाइल। अब वो ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर देखो ये पी वी नॉट ज़्यादा है और पी ए नॉट यहाँ पे कम दिखाया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पर एक्स ए का 1 है इस पॉइंट पे, तो एक्स बी का 0 होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है प्योर लिक्विड ए रखा हुआ है, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम पी ए नॉट के बराबर। एक्स पी बराबर 1 मतलब वेपर प्रेशर एक्स पी 1 है तो मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन 1 है मतलब प्योर स्टेट में है, तो इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी वी नॉट का ये हो जाएगा। पी टोटल किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये देखो आप इस लाइन पी ए इस तरीके से पी ए वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर ये देखो आप, ये 0 से लेके और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। बी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी वी, तो पी वी इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम आती हैं, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है। इसके एग्जाम्पल ही दे रखे हैं, CCl4, SiCl4, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। तो ये कैसे आप याद कर सकते हो भाई इसको, जहाँ पर सेम टाइप के फोर्सेस होते हैं। जैसे अगर ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। यहाँ पर ये पोलर और पोलर, दोनों में क्या होती है, इन दोनों में होती है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है दोनों में, इसलिए दोनों मिक्स करने पे सेम टाइप के फोर्स रहते हैं। ब्रोमो ईथेन, क्लोरो ईथेन दोनों क्या है, नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही हैं, इनका जो डाइपोल मोमेंट है बहुत कम होता है। बेंजीन है और दोनों नॉन पोलर हो गए। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, तो सेम टाइप के फोर्स अगर होंगे तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब आता है भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल वो है जहाँ पर डेल्टा एच या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। अब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया मतलब ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा एच निगेटिव तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा वी पॉजिटिव है। ऑब्जर्व प्रेशर ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं मतलब स्ट्रॉन्गर हैं। नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्जर्व प्रेशर कम है कैलकुलेटेड से, कोहेसिव फोर्सेस वीक हो गए, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो गए। पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ में आप ये डॉटेड लाइन ये ऊपर की तरफ दिखा दो। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, ये ऑब्जर्व वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। वेपर प्रेशर ऑब्जर्व और वेपर प्रेशर कैलकुलेट किससे दिखाया, सॉलिड लाइन से दिखाया। अगर ये डॉटेड लाइन नीचे की तरफ आ रही है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया ना, नेगेटिव डेविएशन हो गया, नीचे की तरफ आ रही है। एग्जाम्पल में देखो भाई पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जहाँ पर अब जैसे H2O है और C2H5OH है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये बनाता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ये बनाता है 3। तो जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जब मिक्स करेंगे वाटर में अल्कोहल, तो वाटर के चारों तरफ अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएंगे और इसी को पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ऐसे ही आप ये सब एग्जाम्पल को देख लेंगे, समझ लेंगे। एसीटोन और C2H5OH, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे
तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये क्या है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल की चारों तरफ एसीटोन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो भाई यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम्पल में क्या है, एसिड और वाटर। ठीक है, यहाँ पर एसिड, अगर एसिड में वाटर मिलाएंगे या वाटर और एसिड तो क्या होगा, तो एसिड आयोनाइज हो जाएगा, वाटर में जाके आयोनाइज हो जाएगा, तो वहाँ पर आयंस बन जाएंगे, और आयंस का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और वहाँ पर हीट रिलीज होगी, तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर पानी को और एसिड को मिलाते हैं दोनों को, तो बीकर गर्म हो जाता है, इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव है। ठीक है, याद रहेगा। और याद रखो, फॉर ऑल सॉल्यूशंस डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर दो लिक्विड मिलाओगे रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और दो लिक्विड को जब मिलाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं भाई एजियोट्रोप क्या है। तो एजियोट्रोप क्या है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है एट ए यूनिक कंपोजिशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर having the same composition in liquid and vapor phase, such solutions are called azeotrophs। मतलब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है एक फिक्स यूनिक कंपोजिशन पे, वो क्या होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह, सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और दोनों का जो कंपोजिशन है वेपर और लिक्विड फेज में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसी को एजियोट्रोप बोलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो होते हैं भाई जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब किसका कम होगा, जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, एक 95.37% W/W एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन। अब बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब भाई फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव डेविएशन वाले, जहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल एक याद कर लो, आप अपने एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी लिख सकते हो, 68% W/W HNO3 सोल्यूशन। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया भाई हेनरीज का लॉ, सॉल्युबिलिटी, और हमने यहाँ राउल्स लॉ कवर कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अब देखिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे जो डिपेंड करें उन्हें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो उस प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के जो नंबर है वो कम हो जाएगा, इससे एवापोरेशन कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है कि जो लोअरिंग है उसको हमने P0 से डिवाइड कर दी, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर एक्स सॉल्यूट। अब देखिए शॉर्ट में अपने को रिवीजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका डेरिवेशन भी करा था। तो अब इतना याद रखोगे कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसको पहुंचने के लिए उसे ज़्यादा हीट, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो यहाँ रिलेशन याद रखोगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KV इंटू M। अब M क्या है, मोलेलिटी है भाई यहाँ पर, ठीक है, मोलेलिटी L आता है इसमें, R नहीं आता। KV क्या है, KV होता है भाई एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा TB क्या है, तो ये जो है TB माइनस TB0 का डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB0 जहाँ पर भाई नॉट लगा हुआ है ना, समझ जाओ वो प्योर स्टेट का बात कर रहा है, तो TB0 का मतलब प्योर स्टेट किसका होगा भाई, सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट TB0 से दिखाएंगे, और TB किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का है।
Kb निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हो। Kb बराबर RmTv0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच VAP। डेल्टा एच VAP का मतलब है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। Tv0 हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, m हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और Kb फॉर वाटर कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आप चाहें तो कम से कम Kb वाटर का याद कर लो 0.52, बाकी तो क्वेश्चन में एग्जाम में मिलता ही है। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर जो है इधर हमने दिखाया एक्सिस पे, यहाँ टेम्परेचर केल्विन में इधर दिखाया हुआ है। आप ये जानते हो कि जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है वो कभी भी किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। तो देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ये ट्रेंड है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, और सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन की लाइन नीचे आई है। क्यों नीचे आई है भाई? क्योंकि सॉल्यूशन का कभी भी सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम होगा, उसमें जो सॉल्यूट आ गया ना नॉन वोलेटाइल, उससे, हाँ अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ये 1 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर को ये सॉल्वेंट पहले टच करेगा ना, और सॉल्यूशन बाद में टच करेगा। इधर देखो ये टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है ना, आप इधर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कभी भी ज़्यादा है, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो Tv0 ये रिप्रेजेंट होगा। और आप गर्म करेंगे ज़्यादा तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रहा है 180 m को, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट Tv हो गया, और दोनों का डिफरेंस क्या, डेल्टा Tv। क्लियर हो गया भाई? चलो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आपको पता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलेलिटी। फॉर्मूला लगभग एक ही जैसा है, KB की जगह KF आ गया, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डेल्टा TF क्या है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट का दोनों का डिफरेंस है। TF0 तो ये किसका हो जाएगा, TF0 ये तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, नॉट आ गया ना, और माइनस TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अभी KF निकालने का सेम फार्मूला हो गया, RmTF0 स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। KF वाटर याद कर लो भाई 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ पर इसका भी ग्राफ समझ लेते हैं। देखो जो प्रेशर है भाई, ये यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सॉलिड फेज है, मतलब आइस जो है उसका भी टेम्परेचर कम करोगे तो उसका भी वेपर प्रेशर कम होगा। हमेशा याद रखो यूनिवर्सल है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से कम होता है। तो जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर इस तरीके से जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब किसी भी पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। सॉल्वेंट का ट्रेंड ये है, सॉल्वेंट का ये ट्रेंड है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर कम करने से। अब सॉल्यूशन की लाइन नीचे आएगी भाई, सॉल्यूशन की लाइन नीचे आएगी तो सॉल्यूशन बाद में टच करेगा, ठीक है, सॉलिड की लाइन को बाद में टच करेगा, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF कम हो गया और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0 उससे ज़्यादा हो गया। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आप सब जानते होंगे अच्छे से ना, कि अगर दो लिक्विड को जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग है हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में फ्लो होने लगता है, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर हम सॉल्यूशन साइड एक प्रेशर अप्लाई करें जो उस फ्लो को रोक दे तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई बराबर CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C मोलैरिटी है आपकी जानी पहचानी, R आपका वही पुराना गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर याद रखो हमेशा केल्विन में यूज़ करना है भाई, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर होता है, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उन्हें आइसोटोनिक बोलते हैं। अब बात आती है भाई वांट ऑफ फैक्टर, ये कहाँ से आ गए, क्या भला है। तो आप जानते हो कि कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो वाटर में जाएंगे या सॉल्यूशन सॉल्वेंट में मिक्स होंगे
तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब उनमें एसोसिएशन हो सकता है, उनमें डिसोसिएशन हो सकता है, जिससे कि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाएंगे। तो वांट ऑफ जो है फैक्टर क्या है, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले थे उन सब में आई से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नेचर का है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाएंगे, तो वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वांट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है भाई, एक फॉर्मूला मैंने दिया है। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में n-1। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई वांट ऑफ फैक्टर है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालेंगे, जैसे आप मान लो NaCl डाल रहे हो, NaCl तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या देता है भाई, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर जो n है वो 2 हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए ले लिया ये। फॉर एसोसिएशन, अगर कहीं एसोसिएशन हो रहा है तो आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में 1/n-1। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो नंबर n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड टू गिव 1 मॉलिक्यूल। कैसे पहचानोगे भाई, जो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन सॉल्यूशन में डालते हैं, बेंजीन में, तो वो आयोनाइज नहीं होता, बल्कि क्या होते, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर जो n है वो 2 होगा, मतलब जितना मॉलिक्यूल जुड़ के वो दे रहा है एक मॉलिक्यूल, वही क्या हो जाता है इसका। अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 होगा। जैसे भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आप बहुत सारे जानते हो, ऐसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पानी में जाया गया तो उसमें फॉर ग्लूकोज, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ हम बात कर रहे थे, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ना एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पहले और बाद में सेम रहेंगे, इसलिए वहाँ पे क्या रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने सॉल्यूशन का कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।